जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ अड्डा शिक्षण पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 9 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस प्रश्नावली का नाम है वृत्त। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक बच्चों चैनल को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको आगे कौन सी क्लास पढ़नी है बच्चों। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो बच्चों, हमारी प्रश्नावली कौन सी है? 9। नाम क्या है? वृत्त नाम है। तो पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो वृत्त क्या होता है बच्चों, देखिए। तो वृत्त के बारे में अगर पढ़े हमें, तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। पहले तो मैंने एक वृत्त बनाया है, वैसे आप किसी परिभाषा समझाऊंगा तो कैसे होती है। देखो, सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त की परिभाषा। क्योंकि जब जो चीज हम पढ़ते हैं ना, पहले उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये होता क्या, वृत्त होता क्या। जैसे वृत्त में हम मान ले कि भाई कोई निश्चित बिंदु ले लेता हूं मैं। अब अगर आपको वृत्त बनाना, तो ये तो आप जानते हो कि कोई निश्चित बिंदु लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कि प्रकार के माध्यम से वृत्त बनाते हैं हम। तो वृत्त बनाते हैं तो प्रकार के माध्यम से कोई बिंदु हम बनाते हैं कि मान लेते हैं ये बिंदु हो गया। इस बिंदु से हम कोई निश्चित दूरी लेते हैं। निश्चित दूरी प्रकार को मतलब कुछ ना कुछ तो खोलते हैं हम। जैसे मान लो प्रकार को मैंने इतना खोल लिया, ये निश्चित दूरी ले ली मैंने। इस निश्चित दूरी से क्या होता है बच्चों, देखो इस तरह से छोटे छोटे बिंदुओं से बनके क्या बनता है, एक वृत्त बनता है ऐसे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी से बना, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक बना बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? देखो बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ। बिंदुओं से बना, इसको जैसे हम मिलाएंगे तो एक पथ बन गया। पथ का मतलब ऐसे देखो, जैसे हम दौड़ते नहीं है क्या, उस तरह एक पथ बन गया। तो ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो देखो मैंने क्या बोला, किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक बना बिंदु, किसका? बिंदु का बिंदुपथ। क्या बोला मैंने? बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई वृत्त कहते हैं किसे? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक बना बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, सर्किल कहलाता है। समझ में आया आपको? अब हम ये तो सीख लिया कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। अब ये भी सीखेंगे कि वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, भाई त्रिज्या भी बोलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि और त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, तब मजा भी आएगा पढ़ने में। सही है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब आप देखिए धीरे धीरे करके हम इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूं मैं। वृत्त बन गया। ये मान लेते वृत्त का वो केंद्र, क्योंकि प्रकार के माध्यम से बनाते हैं। अब यहां से यहां तक कोई निश्चित दूरी हमने जैसे मान ली ये वाली, तो बच्चों ये हो गया केंद्र। क्या होता है? केंद्र। इसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और ये होगी हमारी निश्चित दूरी। अब जो ये सर्किल बनाया बच्चों, इसे हम कहते हैं परिधि। नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? परिधि, या इसे कहते हैं परिमाप। कई बार परिमाप भी बोल सकते हैं हम इसे, लेकिन वैसे हम वृत्त में से परिधि कहते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि सभी उसके चारों तरफ का जो एरिया है घूम के आते हैं, वही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। अब देखो यहां से केंद्र से, और ये होगी परिधि। मैं इसे क्या बोलते हैं? केंद्र, या केंद्र बोल देंगे। क्या बोलते हैं? केंद्र। ये परिधि होगी, ये केंद्रक हो गया, और ये परिधि, इसे बोलते हैं बच्चों त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या।
केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे क्या नाम देते हैं? त्रिज्या को डिनोट करते हैं तो उसे आर से करते हैं। किससे करते हैं? आर से। अब आप कहोगे सर त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, ये भी तो पूछो। केंद्र तो ये होता है कि केंद्र तो उसे कहते हैं जैसे मेन पॉइंट, कोई भी आपने पॉइंट लिया वही क्या कहलाता? केंद्र कहलाता। वहां से हमने सर्किल बनाया या वर्त बनाया, वो हमारा क्या कहलाता? केंद्र कहलाता। तो सबसे पहले हम त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। त्रिज्या परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। त्रिज्या जिसे किससे लिखते हैं? आर से। कैपिटल आर भी ले सकते हैं और स्मॉल आर भी ले सकते हैं, बात एक ही है। त्रिज्या क्या लिखेंगे? केंद्र से क्या लिखेंगे? केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तक की दूरी, दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या आपको? शायद नहीं होगी, क्योंकि त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब देखो क्या लिखा मैंने, आगे ध्यान से समझना। एक वृत्त, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। क्या होती है? अनंत, अनंत त्रिज्याएं होती हैं तथा सभी की दूरियां समान होती है। समान होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मोस्ट बात है, तो इसको आपको याद रखना है। क्योंकि वृत्त में क्या करता है, ये बात आपको याद रखना कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं तथा सभी की दूरियां क्या होती है? समान। अनंत का मतलब आप लाखों करोड़ों त्रिज्याएं कह सकते हैं, जैसे ये वाली त्रिज्या है ये भी, क्योंकि केंद्र से कहां तक जा रही है? परिधि तक। ये जो त्रिज्याएं हैं इनकी दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी। ये तो जायज बात है कि केंद्र से परिधि तक आप जो दूरी लोगे वो तो समान ही होगी, तभी तो वृत्त कहलाएगा। अब देखो, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यास। व्यास क्या पढ़ेंगे? व्यास। व्यास बच्चों हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। मतलब इसको 2r से डिनोट करते हैं, या दूरी भी है जैसे d से भी लिख देते हैं कि भाई d ले लेते हैं। देखो व्यास क्या होता है, ये व्यास हो गया केंद्र। देखो ये हमारा क्या हो गया? व्यास। अब इसकी परिभाषा देखो, सीधी सी बात है, पहले तो ये समझो व्यास है सॉरी बच्चों, केंद्र से जाने वाला रेखाखंड। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। केंद्र से जाने वाला रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। क्या करे? वृत्त को दो बिंदुओं पे, देखो ये केंद्र से जा रहा है, आपको होगा बिल्कुल सही। एक बिंदु तो ये हो गया और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं पे क्या कर रहा है? काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। तो क्या लिखोगे? वृत्त के केंद्र से जाने वाला रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के केंद्र से जाने वाला रेखाखंड जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। शायद आपको समस्या नहीं होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई समस्या ना हो आपको, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। तो व्यास हमेशा क्या होता है? व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगना। ये बात आपको ध्यान रखना है
क्योंकि जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। और ये दूसरी बात क्या है कि एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। कितने? अनंत। देखो ऐसे, ये भी तो केंद्र से गुजर रहा है, ये भी केंद्र से गुजर रहा है, ये भी केंद्र से गुजर रहा है, मतलब क्या? अनंत होते हैं। तो आप लिखोगे एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। और सभी भी जितने भी व्यास उनकी दूरियां भी क्या होती है? समान होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करो कि सर मेरे यहां समस्या है, तो उसका समाधान किया जाए। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? इस वृत्त में हमें पढ़ना है जीवा। जीवा क्या होती है? क्योंकि अब ज्यादा जो काम होगा वो जीवा का ही होगा और त्रिज्या का होगा। जीवा और क्या होती है? जीवा तो ये केंद्रक हो गया। ये सीधी सी बात है, व्यास होता ना उसी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। व्यास, जैसे ये हो गया व्यास, जीवा। जीवा का मतलब होता है वही जीवा व्यास जो वर्त को दो बिंदुओं पे परिच्छेद कर, क्या कहलाती है? जीवा। समझिए आप, जीवा। ठीक है, जीवा वर्त को दो बिंदुओं पे परिच्छेद करने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा। और व्यास होता वो वर्त की तो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है? जो व्यास होता है, व्यास, ये व्यास ही तो है। ये वर्त की क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब जीवा ये जरूरी है कि केंद्र से ही जाए, ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास ही होती है। ये भी देखो, ये भी क्या है? जीवा है। मैंने जो लाइन खींची है देखो, ये भी तो दो बिंदुओं पे परिच्छेद करे, लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रहा, केंद्र से नहीं जा रहा, लेकिन इसे भी क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। अब जो ये भाग दिखाई दे रहा तो आपको, ये वाला जीवा के नीचे वाला भाग, इसे कहते हैं बच्चों वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वो भी कौन सा वृत्तखंड? लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और जो ये भाग बचा ऊपर वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं दीर्घवृत्त। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तखंड। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, बाकी ऐसा कोई नहीं कि सूत्र सातर हमें यूज करना पड़ेगा, वो हमारे 10वीं क्लास में चलते हैं। समझ में आया आपको? तो बस इतना ही काफी है। हम पर में पढ़े, अब हम पर में पढ़ेंगे 9.1। बहुत ही आसान पर में है, आप अच्छे से समझ पाओगे तो समस्या नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा डायग्राम में कौन क्या बना हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे हम एक एक करके। पर में पढ़िए 9.1 क्या लिखा? वर्त की बराबर जीवाई। क्या बोला है? वर्त की बराबर जीवाई केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, सिद्ध करना है कि भाई इसकी जो बराबर जीवाएं है वो केंद्र पर क्या बनाती हैं? समान कोण बनाती हैं। आपको वो बराबर कोण क्या करना? सिद्ध करके लाने हैं। देखिए तो ये एक वृत्त हो गया, बिल्कुल आसान, आप समझ पाओगे। देखना क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये हो गया केंद्र। एक जीवा तो ये मान लेता हूं, जीवाएं बोली है तो, और दूसरी जीवा ये मान लेता हूं मैं। ये केंद्र पे, ये देखो केंद्र पे क्या करती है? समान कोण बनाती है। अरे यार, यहां से दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे तो हम बहुत सारे त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन दो काफी है। ये वर्त का केंद्र हो गया O, इसे नाम दे दो आप A, B, और इसे P दे दो, इसे Q। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। आपको क्या बोला गया है? इसकी जीवाएं बराबर है। ये जीवाएं समान जीवाएं मतलब बराबर है, राइट? आपको ये दोनों जीवाएं क्या बराबर है? बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र पे क्या बनाती हैं? समान कोण बनाती है। मतलब ये दो, जहां भी आप जीवा खींचोगे वो सभी कोण क्या करेगी? सभी कोणों को क्या बनाएगी? समान बनाएगी। चाहे आप इसमें लाखों जीवाएं खींच दे, उन सभी का कोण क्या होगा? समान होगा। बस हमें दो जीवा करनी है। अब आप ध्यान से देखोगे इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दो? सर्वांग सम कर दो,
तो आसानी से इसके संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ये मैंने आपको प्रश्नावली किसमें पढ़ाया है, आपको याद होगा 7 में, प्रश्नावली 7 में त्रिभुज वाली आपको याद होगा, तो उसको भी आपको पढ़ना है। अब देखिए यहां से हम क्या सिद्ध करते हैं, जो भी दिया है वो आपको लिखना है, दिया है एक एक करके जाने समझना, कमेंट के माध्यम से बताया करो। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त है, ठीक है, जिसकी दो समान जीवाएं, क्या लिखोगे आप, ए बी और पी क्यू है। क्वेश्चन में बोला गया है, तो साफ साफ बोला कि वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र के बराबर कोण उत्पन्न करते हैं, ये आपको सिद्ध करना। अतः आप लिख सकते हो कि इसने ये बात कही है कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के। शायद आपको समस्या का समाधान हो गया होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो मेरा मानना यह है कि बच्चों आप कभी भी करो तो आप कोणों को नाम दे दिया करो। मैं इस कोण को 1 नाम दे देता हूं, इस कोण को 2 नाम दे देता हूं। आपको सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 के। यह बात आपको प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है, समझ रहे हो आप। अब देखो यहां से आपने रचना भी की है, क्या की है, रचना की है। आपको सर क्या किया, हमें तो पता ही नहीं चला। देखो क्या किया है, हमें तो जीवाएं तो बराबर दी गई है, हमने ए को ओ से मिलाया, बी को भी मिलाया, पी को मिलाया, ए क्यू को किससे मिलाया है, ओ से मिलाया है। तो यहां से क्या लिखोगे, केंद्र ओ से बिंदु ए बी पी और क्यू को मिलाया। कोई समस्या है नहीं। अब आइए उपपत्ति में, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। क्या सिद्ध करना, आपको इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दो, आंसर आ जाएगा। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आपको, ये देखो केंद्र है और केंद्र से जाने वाली दूरी देखो कहां काट रहे, परिधि पे, तो त्रिज्या होगी क्या, तो इस वर्त की त्रिज्या ये वाली, इस त्रिभुज की त्रिज्या है ये, इसके बराबर होगी, क्योंकि वर्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। और ये वाली इसके बराबर होगी। आपको दिया हो या न दिया हो, हमेशा ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आप यहां से क्या लिखोगे, जो ओ ए है वो बराबर है ओ पी के, और यहां से आप लिखोगे ओ बी है वो बराबर है ओ क्यू के। कारण आप बताओगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, आपको याद रखना त्रिज्याएं बराबर होती है। दूसरे आप देखो दोनों हो गए, साथ में आपको ए बी बराबर, इसकी जीवा के बराबर दिया है, तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर पी क्यू, क्या लिखोगे, दिया है। अब जब किसी त्रिभुज को सर्वांग सम करना तो लगभग उसकी 3 भुजाएं या एक कोण बराबर करना पड़ता है, या 2 कोण एक भुजा बराबर करना पड़ता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो यहां पे हमने 3 भुजाएं बराबर कर दी, तो आप क्या लिखोगे, अतः एस 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 सर्वांग क्षमता कसौटी से आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ क्यू के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब बच्चों ये बात आपको याद रखना कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, तो संगत भुजाएं बराबर। तो आप लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। ये तो मैं सिद्ध करना था, क्यों बराबर हुआ, तो आप लिखोगे सीपी सीटी से। ये बात आपको मैंने प्रश्नावली 7 में अच्छे से समझा। सीपी सीटी का अर्थ क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं सीपी सीटी। ये हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगली प्रमेय करते हैं।
चलिए बच्चों अगली प्रमेय देखिए, प्रमेय नंबर 9.2। तो ध्यान से समझना है क्या है, सेम प्रमेय है, बस दोनों ही थोड़ा अलग पूछा गया। आपकी बार इसमें जीवाई बराबर पूछी गई है और कोण आपको बराबर दिए गए। देखो ध्यान से, यदि एक वर्ग की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, केंद्र पे बनने वाला कोण क्या बराबर है, तो जीवाई बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, जो हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं वही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे। ये दो जीवाएं खींचती मैंने, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, ये केंद्रक हो गया केंद्र से। अब ये मैंने क्या किया, केंद्र नाम दे दिया ओ, इसको मिला दो आप अपनी तरफ से, नाम दे दो ए बी पी और क्यू। अब की बार आपको बराबर क्या दिया गया है कि ये कोण क्या है बराबर है, क्या दिए गए बराबर है, तो आपको ये जीवाए बराबर है ये सिद्ध करके लाना बच्चों। तो बिल्कुल ही आसान है। अब की बार कोण दो बराबर दे दिए, ये भुजाएं तो पहले से बराबर है त्रिभुज क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। देखो दिया है, क्या लिखोगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर दो जीवाएं, अब की बार बराबर नहीं बोल सकते, दो जीवाएं ए बी और पी क्यू खींची। शायद समस्या नहीं होगी आपको। साथ में आपको क्या बोला गया है कि कोण बराबर है, मतलब इसको नाम दे देता हूं मैं एक और इसको दे देता हूं दो। तो क्या दिया गया आपको कि कोण एक बराबर है वो कोण दो के दिया गया है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि इसकी जीवाएं क्या है बराबर है, मतलब ए बी है ना वो बराबर है पी क्यू के, ये आपको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान है सिद्ध करना। आपको क्या लिखना है, रचना लिखनी है कि रचना में क्या करना आपको। तो आप क्या लिखोगे, केंद्र ओ से बिंदु, क्या लिखा मैंने, बिंदु ए बी पी और क्यू को मिलाया, क्यू को मिलाया। कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। उपपत्ति में वही त्रिभुज ले लो दोनों, कौन सा है, त्रिभुज ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज के आपके पास त्रिभुज त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, दोनों त्रिभुज है वही बराबर करना है। देखो ये ओ ए किसके बराबर है, ओपी के। आप लिखोगे ओ ए बराबर है ओपी के और ओ बी बराबर है ओ क्यू के। क्यों लिखोगे, तो आप बताओगे चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्याएं है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। साथ में आप क्या लिखोगे, कोण एक बराबर है कोण दो, यह आपको क्या है दिया है। अब देखो सर्वांग सम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, हमने दो भुजा बराबर कर दिया, कोण बराबर कर दिया, तो आसानी से हो गया। आप लिखोगे आप अतः एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर ही दिया आपने, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो संगत भाग है, संगत भुजाएं तो बराबर होनी है। तो आप लिखोगे ए बी बराबर पी क्यू, क्या लिखोगे सीपी सीटी से। यही तो हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो मैं आशा कर सकता हूं आप सभी से कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो आज हम क्लास का यही समापन करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।